क्वेश्चन नंबर 136, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 निकालना है। तो एक तो तरीका है कि एन फैक्टर निकालो, या फिर तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन फैक्टर निकालने का तरीका होता है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 कि 2 बार निकालना होता है। Br2 से Br माइनस और 0 -1 और +5। तो अगर इसका एन फैक्टर 2 निकालने हैं तो Br2 से Br माइनस निकालोगे तो 0 से -1 1 का चेंज है, लेकिन 2 ब्रोमीन है तो 2 का। यहाँ से निकालोगे 0 से +5 5 का चेंज है, 2 ब्रोमीन है तो 10। तो 2 अलग अलग आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्योंकि ऐड करके भी थर्ड दिख रहा था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कह सकते थे कि m/2 प्लस m/10, क्योंकि भी तरीका होता है ना कि इक्विवेलेंट मास को अलग अलग मास निकाल के ऐड कर सकते हो। डिस्पोजिशन अगर हो रहा है तो वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही रिड्यूस भी। तो या तो दोनों केसेस में अलग अलग इक्विवेलेंट मास निकाल के ऐड करो, या फिर यहाँ से पहले n1 n2 की वैल्यू पुट करके n निकालो। तो इन दोनों को ऐड करके चेक करोगे, डायरेक्ट निकाल के देखोगे तब भी सेम आएगा। इन दोनों को ऐड करके देखते तो क्या कहते हैं 10, 5 + 1 कितना 6m/10, मतलब क्या 3m/5। यहाँ से n निकालते हैं तो 2 × 10, 2 + 10 20/12, मतलब कितना 5/3। तो यहाँ से निकालते इक्विवेलेंट मास तो होता ना m/5/3, होता ना 3m/5। तो या तो एन फैक्टर निकाल के पहले इक्विवेलेंट मास ऐसे निकालो, या डायरेक्ट कह दो कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इन 2 केसेस, तो भी एक ही बात है। 137, which of the following is incorrect? तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेक करनी है। चेक हो जाएगा आराम से, पहले ही गलत दिख रहा है क्योंकि HNC में NH3 में निकालोगे तो -3 आ जाएगी, HNC में निकालोगे तो -1/3 तो नहीं आएगी। HNC में कहोगे तो क्या कहोगे, HNC अगर कह रहे हो तो क्या बोलोगे, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से कितना निकालोगे -1, और इस पे निकालोगे तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो कोई चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन के पेयर था, नाइट्रोजन पे वापस आना है। इन दोनों से कितना आएगा -2 और -3 आएगी नॉर्मल। तो इसमें गलत दिया हुआ है तो पहले ही गलत हो गया। बाकी ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लेना, सही आ रही होंगी। 138 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन रिएक्शन 1 H2SO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सही है तो नहीं, पहली रिएक्शन में H2SO4 जो है कंसंट्रेटेड क्या कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, वाटर निकाल रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं हुआ। सेकंड में अगर देखोगे तो क्या कह रहा है, इन रिएक्शन 2 H2SO4 एक्ट एज एन एसिड। तो इनकरेक्ट पूछा था, वैसे तो आंसर सीधे फर्स्ट हो ही गया। तो बाकी अगर देखोगे तो सही है, सेकंड में H2SO4 जो है किसका काम कर रहा है, एसिड का, कोई रिडॉक्स रिएक्शन तो दे नहीं रहा, तो एसिड का ही काम कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड में देखोगे H2SO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही कह रहे हो, क्योंकि H+ जिंक को जिंक 2+ में लेके जा रहा है, तो जिंक को जिंक 2+ में लेके जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। फोर्थ में भी सही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फोर्थ में भी जिंक को जिंक 2+ लेके जा रहा है, तो फोर्थ में भी कर रहा है। बस फर्क क्या है थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में H+ रिड्यूस हो रहा है, फोर्थ रिएक्शन में सल्फेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन है तो दोनों रिएक्शन में H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही। तो बस पहला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 139, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है। B2S6 + 2NaH gives 2NaBH4, 86.75 upon 22/6 28 mole, 2NaH 8.55 upon 23 124। तो सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे पहले तुम्हें। ये शायद अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.24, ये अप्रोक्सीमेटली 0.36 के आसपास आएगा। अब अगर चेक करना लिमिटिंग रिएक्टेंट तो बाई 1 करोगे, बाई 2 करोगे तो छोटा हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ये हो गया, मतलब उस खत्म। तो वैसे आगे तो सॉल्व ही नहीं करना था। सेकंड ऑप्शन देखते ही डायरेक्ट टिक कर सकते थे, एक ही ऑप्शन दिया था लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर तो क्वेश्चन आसानी हो गया। फिर क्या है, डायरेक्ट कर दो कि हाँ अगर निकालना होगा एक्सेस कितना, तो क्या कहोगे, पहले निकालोगे कितना ये रिएक्ट किया, तो बोलोगे ना 2 से कितना 1, 0.36 से कितना
0.18 मोल। यही बोलोगे कि 0.18 मोल क्या करेगा, रिएक्ट, तो बचेगा कितना, 0.06 मोल, रिमेनिंग 0.06 इंटू 28, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना, 1.7 ग्राम के आसपास। तो आंसर हो गया सेकंड। वैसे तो खाली लिमिटिंग रिएक्टेंट देखते ही आंसर सेकंड हो रहा था। 140 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देकर लैम्डा पूछा है, तो बताइए तो फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रखते हो, Q इंटू V लिखना है, तो रख दो इसको H की फॉर्म में चाहिए ना आंसर, अपॉन अंडर रूट 2, चार्ज कितना E लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वोल्टेज कितना 5000 इंटू M, सिंपल है, 10,000 हो गया, रूट लोगे 10⁻², H इंटू 10⁻⁻² हो गया, अपॉन अंडर रूट E इंटू M, ये हो गया आंसर मीटर में। सेकंड हो गया आंसर। 141 सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट। फर्स्ट में क्या है, NO2 में भी +4, N2O4 में भी +4, दोनों में ही +4 है, डिफरेंस 0 ही है। सेकंड में भी दोनों ही +5 है, डिफरेंस 0 है। थर्ड में N2O में नाइट्रोजन +1, NO में +2, कितने का डिफरेंस है, 1 का। फोर्थ में SO2 से SO3, तो SO2 में सल्फर कितना है, +4, SO3 में कितना है, +6, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का, तो आंसर हो गया फोर्थ। जब द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्पोजिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो देख लो सब में ऑक्सीडेशन नंबर, डिस्पोजिशन मतलब क्या, सेम एलिमेंट जो है वो पहले सेम स्टेट में होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होना चाहिए। तो पहला नहीं है ना डिस्पोजिशन, क्योंकि फिर भाई नाइट्रोजन तो अलग अलग स्टेट में है, एक नाइट्रोजन +-3 से और एक +5 से, दोनों बाद में किसमें गए, +1, तो डिस्पोजिशन नहीं है, उल्टा है डिस्पोजिशन का ये। तो कॉम प्रोपोर्शनेशन या सिन प्रोपोर्शनेशन कहा था ना, SYN या COM, कॉम प्रोपोर्शनेशन या सिन प्रोपोर्शनेशन, रिवर्स ऑफ डिस्पोजिशन है ये। सेकेंड अगर हम कहेंगे तो P4 से PH3 +2 PO2 -2, तो है डिस्पोजिशन। फॉस्फोरस पहले 0 में था, बाद में -3 में भी जा रहा है और +1 में भी। थर्ड है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स, PCl5 के PCl3 + Cl2, क्योंकि फॉस्फोरस क्या हो रहा है, रिड्यूस, +5 से +3, क्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो डिस्पोजिशन तो नहीं है। कहने को हम फर्स्ट रिएक्शन को भी इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स कह सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को डिस्पोजिशन का उल्टा भी कह सकते हो, सिन प्रोपोर्शनेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स भी कह सकते हो। फोर्थ तो वही है IO3- और I-, तो ये प्रॉपर क्या है, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स नहीं कह सकते क्योंकि दो अलग अलग हैं। तो ये क्या है, रिवर्स ऑफ डिस्पोजिशन है, दो अलग अलग आयोडीन सेम में जा रहे हैं, तो डिस्पोजिशन तो नहीं है ना ये, तो ना फर्स्ट है डिस्पोजिशन, ना थर्ड है, ना फोर्थ है। फोर्थ तो क्या बोल सकते हो, सिन प्रोपोर्शनेशन, थर्ड को सिर्फ और सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर, फर्स्ट को सिन प्रोपोर्शनेशन भी बोल सकते हो और इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स भी बोल सकते हो। 143 कर लो इक्विवेलेंट सेम। MX plus MnO4 minus gives MnO3 minus plus Mn2 plus, तो MnO4 तो +7 से +2 जा रहा है, इसको तो फैक्टर 5 हो ही गया, इसका फैक्टर निकाल लो, तो क्या 1 मोल ऑफ NO4 minus 1 into 5 into 5, 1.6 मतलब 5/3 into n फैक्टर ऑफ MX plus, तो कितना हो गया 3, इसका n फैक्टर 3 है, इसका मतलब 3 का चेंज हो रहा होगा, यहाँ कितना है +5, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए +2, तो ये तो 3 का चेंज आएगा तभी 3n फैक्टर होगा, तो उल्टा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होना चाहिए +2, तब आएगा 3n फैक्टर। 144 करके देखो रिवर्स, मतलब हिट एंड ट्रायल, फॉर्मूला नहीं बन जाता ऐसे डायरेक्ट, हिट एंड ट्रायल चेक करो 4 ऑप्शन में, जिसमें समेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट 0 आ जाए
वही होगा आंसर। तो चेक कर लो चारों। 145 बैलेंसिंग, करा लो बैलेंसिंग। क्या क्या है? Cl2 और OH माइनस, डिस्पोजिशन है ना ये, तो Cl2 से क्या बन रहा है? Cl माइनस और ClO3 माइनस। क्या कहा था मैंने? इसको दो बार लिख लिया करो, एक को Cl2 से Cl माइनस और एक को Cl2 से ClO3 माइनस। तो पहले दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस करोगे एटम्स। 0 से -1, एक में 1 का, 2 में 2 का चेंज, 0 से +5 10 का चेंज। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। इसको 5 से करोगे तो इसके प्रोडक्ट को भी किससे करोगे? 5 से। नहीं, उल्टा है, ये वाला जो है इधर से रिलेट कर रखा है, तो यहाँ 10 कर लो और 2, तो इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से, तो 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 Cl माइनस हो जाएगा। अब देख लो कौन x कौन y। तो x किसका मल्टीपल दिया हुआ है? x देखो Cl2 का, तो Cl2 टोटल कितने हो गए? 6, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। y किसका मल्टीपल है? Cl माइनस का 10। अब 6 और 10 ऑप्शन नहीं है, तो रेशियो देख लो, इसको 3 कह लो और इसको 5 कह लो। तो 6 और 10 होता वो भी सही है, 3 और 5 है तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक ही बात है, एक ही बात हो जाएगी। 146 इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। फ्रेंच मेजर एक्टिविटीज बिलोंग टू एस ब्लॉक। सही है ना? एल्कली मेटल है तो सबसे नीचे। सल्फर बिलोंग्स टू चौकोजन फैमिली, करेक्ट है। एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हैज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ऐसा तो नहीं है, तो उल्टा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट राइट बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट राइट बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है चांसेस है कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। दोनों का जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, दोनों का जनरल ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑर्डर तो ठीक है ना, ये तो सेम पीरियड का है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो लेफ्ट राइट कहते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन S2 वाले की P1 से ज़्यादा होती है, तो मैग्नीशियम की सोडियम से भी ज़्यादा होगी, S2 है, और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी क्योंकि P1 है, लेकिन दोनों से ज़्यादा किसकी होगी? सिलिकॉन, P2 है। तो लेफ्ट राइट बढ़ रही है, बस यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो गया। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है इसका? Na, Al, Mg, Si, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, सही तो दोनों ही माने जाएंगे। साइज के ऑर्डर चेक करने, तो फर्स्ट में क्या है? Li प्लस और Mg2 प्लस है, तो Li प्लस का साइज बड़ा होता है Mg2 प्लस है, तो रटा था ना हमने ये, क्योंकि इसमें दो फैक्टर उल्टे हैं ना, शेल भी देखा जाए और चार्ज भी, तो मैंने कहा था ये रटने वाला क्वेश्चन है। शेल और चार्ज में अगर कहते हो तो हम डोमिनेटिंग नहीं बता सकते कब कौन होगा। शेल के हिसाब से Mg2 प्लस बड़ा होना चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज ज़्यादा है इसलिए Mg2 प्लस छोटा होना चाहिए, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो याद करने को Li प्लस बड़ा होता है Mg2 प्लस से। सेकेंड, इन आपको सोल्यूशन साइज, तो हमें पता है Li प्लस खुद छोटा है, मतलब उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा, तो टॉप टू बॉटम आयनिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रेटेड साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। थर्ड, N3 माइनस O2 माइनस, तो ये तो आसान था ही, डायरेक्ट दिख रहा था कि अगर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कॉन्फिगरेशन तो सबके सेम आएंगे, तीनों के तीनों 2p6 हैं, 2p6 हैं, जब तीनों 2p6 हैं तो शेल सेम, पीरियड सब, कॉन्फिगरेशन सब कुछ सेम, तो बचा क्या? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए? C4 माइनस, फिर कौन आना चाहिए था? N3 माइनस, फिर आना चाहिए था O2 माइनस। आंसर देना तो आसान ही था, फर्स्ट नहीं भी याद था तो भी इतना तो पता ही था कि थर्ड गलत है। और वही फोर्थ में प्लस चार्ज जिस पे ज़्यादा है उसका साइज छोटा है, क्योंकि तीनों के कॉन्फिगरेशन यहाँ भी सेम आएंगे। 148 करेक्ट चूज करना है। ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमॉन्ग जैकोजेंस, तो गलत है ना, लोएस्ट बोलते हो। फ्लोरीन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गलत है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है तो सेकंड मोस्ट होती है फ्लोरीन की, पहले क्लोरीन की फिर फ्लोरीन की। थर्ड, Cl माइनस हैज हाईएस्ट नेगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो करेक्ट है, Cl माइनस हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन की जो होगी वो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ऑक्सीजन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो O माइनस हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो थर्ड में Cl माइनस नहीं, Cl है वो। फोर्थ में O माइनस है। फोर्थ में O माइनस क्या है? O माइनस हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो गलत है ना। O माइनस मतलब क्या? सेकंड। O माइनस का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव। तो फोर्थ में जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फोर्थ में लिख रहा है कि O माइनस हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जबकि होनी क्या चाहिए O माइनस की? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड में क्लोरीन है हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो करेक्ट है, क्लोरीन की होती है ना मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो थर्ड सही है। ठीक कहते हैं। 149 all of the elements located in group 13 of the periodic table will have the same number of group 13। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो न्यूक्लियर पार्टिकल सेम नहीं होंगे, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी टॉप टू बॉटम, तो भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं हो सकते, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप के लिए क्या होंगे? सेम, तो 4 सही है। 150 फॉर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज जनरली ए डिक्रीज इन। तो लेफ्ट टू राइट कौन सी प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज होती है? तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर कहते हो लेफ्ट टू राइट कम होता है, नॉन मेटालिक बढ़ता है, तो थर्ड हो गया आंसर। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ती है, तो SO3 हो गया। नॉट ए सेमी मेटल मतलब मेटलॉइड कौन नहीं है? तो ये भी याद ही करते हो, तो फोर्थ है गैलियम, मेटल बोलते हो। 53 एक एटम का मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के इसमें 40 kg में। एक एटम का मास कितना दिया है? 6.644 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो चाहो तो एक एटम से पहले क्या निकाल लो? मोलर मास। तो मोलर मास अगर निकालोगे तो क्या बोलोगे? एक एटम का मास है 6.644 इंटू 10⁻23 इंटू क्या करोगे? 6 इंटू 10⁻23, एक मोल पार्टिकल का मास, तो आ जाएगा ना ग्राम में। तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 40 ग्राम। पूछा क्या है? मोल्स, तो मोल्स हो गए, मास कितना है? 40 kg, तो 40 इंटू 10⁻³ करोगे ग्राम अपॉन मोलर मास, तो हो जाएगा 10⁻³ मोल्स। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, टोटल मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर देते, तो पहले क्या आ जाते? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर अपॉन Na कर देते, तो भी क्या निकल के आ जाते? नंबर ऑफ मोल्स। बात एक ही है। 154 तो क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। दिया क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, मतलब पहले क्या निकल के आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज बाय मास दिया है 69, तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना? 23 ग्राम। वन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? x इंटू 100। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे कह दो मान लिया कि मास कितना है x, तो x का कितने परसेंट? 69%। कौन होना चाहिए? HNO3 मतलब 23। तो दोनों में से कैसे भी सोच लो, चाहे फार्मूला लगा लो, चाहे एज्यूम कर लो कि मास ऑफ सॉल्यूशन मान लिया x है, तो x का 69% कौन होना चाहिए? HNO3 का मास। तो इसको पुट करके क्या निकाल लो? पहले x के लिए जब सॉल्व कर लोगे उसके बाद निकालना क्या है तुम्हें? वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? x अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.41। तो मास भी किसमें? ग्राम। डेंसिटी भी किसमें? ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम किसमें निकल के आ जाएगा? मिलीलीटर में। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा? 0.15। इसका मतलब क्या? H2SO4 के मोल्स कितने कह सकते हो? 0.15। और वाटर के मोल्स कितने कह सकते हो? 0.85। एक आता ये जो टर्म गिवन है उससे पहले डेटा एज्यूम करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.85 है, मतलब वाटर के मोल्स हो गए 0.85, टोटल मोल्स कितने हो गए? 1, मतलब बचे हुए मोल्स किसके हो गए? H2SO4 के। अब दोनों के क्या पता लग गए? मोल्स। अब निकाल लो जो निकालना है। क्या निकालना है? मोलैलिटी।
तो ऊपर क्या रखना होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितने 0.15 अपॉन क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट मतलब वाटर 0.85 इंटू कितना 18 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन 1000 करोगे तो ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लो, मोलैलिटी आ जाएगी 156। gaseous hydrocarbon X was burnt in excess of oxygen. Sample of X at STP gave 0.88 gram of CO2. How many carbon atoms are there in one molecule of X? लगा लो रिलेशन। ये पक्का है कि अगर हाइड्रोकार्बन CXHY है तो CO2 कितना मिलेगा X। तो इसके एक पार्टिकल से पक्का कितने मिलेंगे X, मतलब इसके मोल्स का रेशियो जो होना चाहिए 1:X होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सीधे मोल्स ऑफ CXHY करे थे हमने ऐसा क्वेश्चन कि अपॉन मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या 1/X। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो 0.112 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन 0.112 अपॉन 22.4 किसके मोल्स हो गए हाइड्रोकार्बन के, अपॉन मोल्स ऑफ CO2 क्या बोलोगे 0.88 अपॉन 44, तो 44 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। ये किसके मोल्स हो गए CO2 के, इक्वल टू क्या 1/X। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 112 2 जा 44 2 जा X इक्वल टू कितना हो गया 4, हो गया आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसका O2 का कितना हुआ 32 AMU। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या हुआ 14 AMU। वन मोल ऑफ वाटर कितना हुआ 18 ग्राम। 1 ग्राम एटम मतलब भी क्या मोल ऑफ एटम मतलब O कितना हुआ 16 ग्राम। मिनिमम मास, तो मास तो कम एमयू वाला ही होगा, मिनिमम किसका हुआ इसका, ये कौन है C नहीं B, ABCD है तो B क्या हो गया सबसे कम, फिर कौन आएगा एमयू में A, फिर ग्राम देखोगे तो पहले कौन आएगा D, फिर कौन आएगा C, तो हो गया BADC। ये दो का आंसर, ये थर्ड। 158 which of the following is करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, मतलब कि सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ शेल नंबर पे। तो एनर्जी बराबर, एंगुलर मोमेंटम भी बराबर, वेलोसिटी बराबर, क्योंकि सारे फार्मूले में क्या सिर्फ एन पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर एन डिफरेंट जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी। तो ऑल ऑफ दीज सारे के सारे क्या है इनकरेक्ट हैं, तो आंसर फोर्थ हो गया। 159 एक्स और वाई कंबाइन करके दो तो कर सकते, तो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी दो। मान लो एक्स का एटॉमिक मास एक्स और वाई का एटॉमिक मास वाई, एक्स और वाई मान लो दोनों के एटॉमिक मासेस, बोलो यही मान लिया एटॉमिक मासेस, एक्स का एक्स मान लिया वाई का वाई मान लिया। तो 0.1 मोल किसके हैं XY2 के दिए हुए हैं। 0.1 मोल XY2 लोगे तो x कितना होगा 0.1 मोल, तो 0.1 इंटू एक्स क्या हो गया इसका मास, प्लस 0.2 मोल किसके होंगे y के, तो 0.2 इंटू वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 10 ग्राम दिया है। दूसरा कह रहा है 0.05 मोल, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई 0.05 मोल x3y2, 0.05 इंटू 3 0.15 मोल, तो 0.15 इंटू कितना x, 0.105 इंटू 2 0.1 मोल y के, तो 0.1 इंटू वाई, ये मास हो गया कितना होना चाहिए 9 ग्राम। तो बस ये इसको सॉल्व कर लो, इसको इंटू 2 करके 2 इंटू 2 -1 कर लो, 2 इंटू 2 ये कितना हुआ 0.3 -1 0.2x 0.2 y कैंसिल, 18 - 10 कितना 8, तो x आ जाएगा 40। देख लो पहले तो 40 होगा, वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में तो y आ जाएगा 30। 160
N2 से NH3 बन रहा है, 0 से -3, स्कैन फैक्टर कहोगे तो 6, क्योंकि 2 नाइट्रोजन में 6 का चेंज है, स्कैन फैक्टर कहोगे तो 3। इक्विवेलेंट वेट्स दिए हुए हैं y1 और y2, NH3 का दिया हुआ है एटॉम मोलर मास कितना x1, N2 कितना दिया हुआ x2, जरा ध्यान से रखा करो x1 x2 कौन किसका दे रखा है। इक्विवेलेंट मास है y1, पूछा है y1 माइनस y2, तो y1 क्या होगा x1/3 माइनस x2/6। सॉल्व कर लो, हो जाएगा फर्स्ट आंसर। Which of the following is the correct order of bond strength of given species? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है। N2 N2 प्लस और N2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का सेम ऑर्डर होना है। N2 N2 प्लस N2 माइनस, N2 में 14 13 15, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। N2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, 14 से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो भी कम होता है। तो ऐसे कैसे कहा था मैंने, प्लस वाले का ज्यादा बोलते हो। तो ये हो गया आंसर, COCN माइनस NO प्लस NO माइनस डायमैग्नेटिक, CO 14 CN माइनस 14 NO प्लस 14 NO माइनस 16, ये तो पैरा हो गया। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले पैरा होते हैं, ये तीनों डाय थे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। SF6 HCF4 CO2 है, 0 डेवलपमेंट करेक्ट है, क्योंकि तीनों में से किसी पे भी लोन पेयर 0 है और सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल है, इसका मतलब इन सब में क्या कह सकते हो 0 डेवलपमेंट होगा, नॉन पोलर है सब। ClF3 और XCO3 आर टी शेप्ड, ClF3 तो टी शेप है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं ना, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर होता है टी शेप, लेकिन XCO3 तो नहीं होगा ना, XCO3 में तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये तो क्या होगा पिरामिडल हुआ। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर मतलब 4 का केस है, तो टी शेप तो नहीं बनेगा ये। 163 in conversion of ammonia to amide ion hybridization is same। फर्स्ट स्टेटमेंट, अमोनिया से अमाइड, अमाइड में कहते हो 2 लोन पेयर, अमोनिया में क्या कहोगे 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों पे sp3 है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। SO3 मॉलिक्यूल 2 p पाई d पाई होते हैं, ये भी पढ़ चुके हो। sp2 है, तो कहा था कि अगर sp2 है तो p बचा है, मतलब एक p पाई बॉन्ड फिर किससे करेक्ट है भी, तो यही हो गया आंसर फोर्थ। थर्ड गलत है, थर्ड में Ca2 प्लस है और तो C2 2 माइनस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कहोगे 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो गलत लिखा ना 3 सिग्मा 2 पाई। 164 बॉन्ड एंगल देखना है तो कहा था पहले ज्योमेट्री चेक करते हो। NH3 NF3 OF2, तो NH3 में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो कहा था मैं 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वाले का ज्यादा होगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाले का कम, तो इन दोनों का ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया, ये तो सही है ही। और मुझे देखना है कि इन दोनों में से किसका ज्यादा है, तो मैंने कहा था कि सेम ज्योमेट्री हो, सेम लोन पेयर हो, तो क्या लगाते हैं बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग, या स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली। तो जैसा मैंने कहा ही था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो डाउनिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब बॉन्ड एंगल कम, तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि NF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल कम है। सेकंड में भी वही फंडा है, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। H2O H2S H2SE तीनों केसेस में देखोगे तो
दो सिग्मा, दो लोन पेयर, तीनों के लिए फिर वही लगेगा। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है मतलब बॉन्ड एंगल भी कम होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेटी कम हो रही है डाउनवर्ड द ग्रुप, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेटी के डायरेक्टली होता है बॉन्ड एंगल, तो भी बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए। दोनों फैक्टर कह रहे हैं कम होना चाहिए तो कम ही होगा फिर। PF3 PCl3 PBr3 उल्टा इसमें तीनों के तीनों फिर एक केस है, 3 सिग्मा वन लोन पेयर, तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेटी क्या हो रही है कम, तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है तो भी बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, तो दोनों फैक्टर कह रहे हैं कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो तीनों ऑर्डर सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन ClF3, तो अभी ClF3 मैंने बताया था क्या है, टी शेप है, टी शेप में बेंट टी होता है ना, दोनों जो एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं वो तो एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे लोन पेयर की वजह से, तो 90 डिग्री तो कोई एंगल होगा ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इन SF4 मॉलिक्यूल और बॉन्डिंग लेंथ्स आर आइडेंटिकल, गलत है क्योंकि SF4 में इक्वेटोरियल बॉन्ड भी है और एक्सियल बॉन्ड भी है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। इक्वेटोरियल और एक्सियल बराबर केवल किसमें कहते हैं, SF6 मतलब ऑक्टेट ज्योमेट्री में, बाकी कहीं भी इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड आपस में बराबर नहीं होते। CO2 N3 माइनस NO2 प्लस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर, सही है, तीनों लीनियर है, बना के देख लोगे तो तीनों लीनियर भी हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो भी सेम है, तो बचे ही केवल थर्ड। जो फर्स्ट और सेकंड गलत हो ही गया तो अपने आप ओनली थर्ड हो गया, चेक करके टाइम वेस्ट करने की भी क्या जरूरत है। जो फर्स्ट कह सकते हो गलत है, सेकंड कह सकते हो गलत है, तो थर्ड सही हो गई। 166 मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम्स इज नॉट इन एक्साइटेड स्टेट, सही है। NH3 में नाइट्रोजन तो एक्साइटेड स्टेट में होता ही नहीं, वैसे भी सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तो एक्साइट होते ही नहीं है। कार्बन तो एक्साइट होने में कई बॉन्ड करता है, तो वो सीधे आंसर फर्स्ट हो गया। कार्बन तो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग ही करता है। बेरिलियम भी एक्साइटेड में ही करेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो बेरिलियम पर पेयर ही होता है, तो पेयर अनपेयर होकर तो 2 बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन हो गया आंसर। ऑल एटम्स नॉट प्रेजेंट इन सेम प्लेन, तो I3 माइनस तो लीनियर है, सेम प्लेन हो गया। सेकंड भी क्या है, सेम प्लेन है, लीनियर है ना ये भी। सेकंड में भी ये सब लगातार क्या है, sp है, तो सबके सब एक लाइन में, पूरा मॉलिक्यूल ही लीनियर है। एक CF2 भी लीनियर है, ऑब्वियसली आंसर थर्ड हो गया। वैसे पढ़ते हो ना ये सब एलाइंस, बॉन्डिंग में भी क्वेश्चन था कि अगर ये दोनों इस प्लेन में मानूंगा तो पाई बॉन्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो पहला पाई बॉन्ड अगर परपेंडिकुलर प्लेन है तो अगला पाई बॉन्ड इन द प्लेन होगा। अगर बॉन्ड इन द प्लेन होगा तो जो 2 एटम होंगे इन द प्लेन नहीं होंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन का प्लेन सेम नहीं है, तो ऐसे कहते हैं। जब द फॉलोइंग है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो HF का तो इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो HF का तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। और HCl से कहते हैं HI तक वन डबल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, तो HCl के वन डबल फोर्सेस सबसे कम होंगे तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। पढ़ चुके हो एज इट इज। 169 bent T-shaped and square pyramidal respectively, चेक कर लो ज्योमेट्री। XCF3 प्लस है, एक F प्लस XCF प्लस, 3F जोड़ोगे तो ये जोड़ोगे कितने इलेक्ट्रॉन बचे 20 पे 4, तो ClF3 जैसा हो गया ना, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो सही है बेंट टी शेप। XCF5 प्लस बनाओगे तो 5 फ्लोरीन जोड़ लोगे जब, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इस पे 2, ये एक तो प्लस ऑलरेडी यही, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो सही है स्क्वायर पिरामिडल। हाइड्रोजन ऑफ P इन PCl4 माइनस निकाल लोगे sp3d, 1 Cl माइनस डोनर, 3 Cl कोवलेंट, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो 3 यूज हुए, तो 3 जब इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो एक पेयर बचा, तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर हो गया, ये भी सही हो गया सेकंड भी। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू VBT एंड डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू MOT, उल्टा है ना। पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू क्या, O2 तो पैरामैग्नेटिक किसके अकॉर्डिंगली होता है, MOT के अकॉर्डिंगली, उल्टा दिया हुआ, थर्ड गलत, तो हो गया TTF।
ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, तो पहले क्या देखते हो, चार्ज हो जाएगा, चार्ज से ही खत्म हो जाएगा। ALN +3 - 3, Al2O3 में +3 - 2, AlF3 में +3 - 1, तो -3 - 2 - 1 चार्ज कम होता जा रहा है, एनाइन का चार्ज कम हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, कम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर, ये तो करेक्ट वो क्वेश्चन है। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 डबल बॉन्ड है। CO में पता ही होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। CO3 2- याद आ गया होगा, रेजोनेंस, तो कितना 4/3, तो गलत हो गया ना, उल्टा दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर का, नहीं उल्टा भी क्यों है, पूरा ही गलत है। सबसे कम किसका होगा, CO3 2-, फिर CO2, फिर CO, ये होगा ऑर्डर। थर्ड, इतना तो ऑर्गेनिक से याद आ ही गया होगा, डीलोकलाइजेशन है, माइनस चार्ज वाला पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, तो जिस पे माइनस चार्ज दिख रहा है कार्बन पे वो भी sp2 ही होगा। इतना ऑर्गेनिक में याद आ ही आना चाहिए था, sp2 है सारे। 171 स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो एक्सेप्शन है, याद होना चाहिए था कि NN बॉन्ड और PP बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन होता है, PP। वैसे तो डाउनवर्ड द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन PP बॉन्ड NN से स्ट्रॉन्गर है, तो उसे एक्सेप्शन आता है, PP सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर NN। बाकी ऑर्डर रेगुलर है कि डाउनवर्ड द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, बस PP और NN में उल्टा है। ऐसे ध्यान होगा O और SS में भी उल्टा है, SS बॉन्ड O बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे F2 Cl2 Br2 I2 में तो पूरा एक्सेप्शन है कि Cl2 जो होता है वो Cl2 जो होता है वो F2 और Br2 दोनों से क्या होता है ज़्यादा, F2 जो होता है वो Cl2 Br2 दोनों से कम, Cl Br F और I, ये फेमस ऑर्डर है। O जो होता है वो SS से कम होता है, SE SE TT सब नोट्स में लिखे हुए भी हैं। 172 परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग PP बॉन्ड इन P4। P4 मतलब sp3 होता है। P4 में जो एब्राइशन होता है वो sp3 है, तो P कैरेक्टर कितने परसेंट है, 75%, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी B+3 फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि बोरॉन जो है वो फॉर्मेशन क्या कराता है, कोवेलेंट बॉन्ड का, तो आयनिक बॉन्ड तो बनते नहीं है, B+3 में चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है। B2 मॉलिक्यूल पैरामेटिक, तो सही है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना B2 में, 10 और 16 वाले पैरा होते हैं, बाकी ऑड नंबर वाले क्या होते हैं, पैरा। तो चारों तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 173 डू नॉट कंटेन एन बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर सही पता लगेगा। 173 में पता है तुम्हें 4 N2O5, N2O5 में N और N के बीच में O आ जाएगा ना, तो N2O5 होगा। 174 द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन BRF5, तो 0। BRF5 में स्क्वायर पिरामिडल होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल में कहा था कि ऊपर जो लोन पेयर होगा उसकी वजह से एक वाले जो BRF बॉन्ड है वो नीचे की तरफ टिल्ट होंगे, जब नीचे टिल्ट हो जाएंगे तो कोई भी नहीं होगा। तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर का, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस है। 175 टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है हीलियम से लेकर कहां तक के लिए, He2+, मतलब पूछा है IE1 प्लस IE2। IE1 ऑफ हीलियम दिया हुआ है X, IE2 किसकी, मतलब हीलियम प्लस की, वो हम निकाल सकते हैं। I2 ऑफ हीलियम, तो कितना आयनाइजेशन एनर्जी माइनस एनर्जी माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना 4, एन स्क्वायर कितना 1, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ा घुमा के पूछा क्वेश्चन। 176 फिर वही आयनाइजेशन एनर्जी कहानी, तो आई क्या होता है माइनस ऑफ ई, तो क्या कहोगे माइनस माइनस प्लस 13.6 जो लिखा हुआ है। तो किस फॉर्मेट में कह रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन कितना 3, 13.6 इंटू 1/9, तो हो गया। सेकेंड में एनर्जी कह रहा है, तो एनर्जी होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर कितना 4, एन स्क्वायर कितना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन 4 16, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेलोसिटी कंपेयर करनी है तो जेड बाई एन कंपेयर कर लो,
हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1/n, हीलियम प्लस का सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2/2, हीलियम प्लस का ZB2 सेकेंड ऑर्बिट, तो बराबर आ गया। तो थर्ड गलत हो गया कि वेलोसिटी बराबर आनी चाहिए। फोर्थ तो तुम्हें याद ही होता है स्टेटमेंट कि सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस लगातार कम होता जाता है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती है लेकिन ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। 77 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्सन प्लस इज √24। देखते हैं क्या समझ में आना चाहिए। 4 अनपेड, √24 BM मतलब क्या 4.9, तो डायरेक्ट बताया था मैंने 4 अनपेड चेक करने हैं। तो 4 अनपेड चेक करने के लिए x मतलब FE मतलब 26 दिया ना Z पे। अगर हम कहते हैं FE पे वेरिएशन बनाओगे तो आएगा 3d6 4s2। तो इसमें भी देखा जाए ऑलरेडी 4 अनपेड है तब n की वैल्यू 0 हो जाए तो भी 4 अनपेड हो सकते हैं। FE 2 प्लस तो भी 4 अनपेड, पर n की वैल्यू 2 भी हो सकती है। FE 4 प्लस कर दोगे और निकल गया 3d4, तो n की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो 0, 2 या 4 इनमें से कोई भी वैल्यू n की दी जा सकती है, सब सही है। n की वैल्यू 0 हुई, अगर इस पे 0 चार्ज हुआ तब भी 4 अनपेड आएंगे। n की वैल्यू 2 हुई तो भी 4 अनपेड आएंगे। n की वैल्यू 4 हुई तो भी 4 अनपेड आएंगे। तो उसने पूछा क्या, वो देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वो तो 4 हो ही गया। तो पहला तो 4 होने चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन देखा जाए पहले से ही हो गया। क्वेश्चन के ऑप्शन जरूर से ज़्यादा आसान है, आगे दिमाग लगाना ही नहीं था। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 देखते ही पहला ऑप्शन टिक कर सकते थे, आगे बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे यहाँ पर आंसर 4,2 भी हो सकता था, 4,0 भी हो सकता था, 4,4 भी। अनपेड तो 4 ही रहेंगे। 4 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। 3 आंसर बनेंगे इसके। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सिक्स्थ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड। तो 6 से थर्ड, तो 6 से थर्ड के लिए n2 - n1 रटा ही हो गया फार्मूला। n2 - n1 + 1/2 n2 n1 पुट कर दो, आ जाएंगे लाइन 6। लैंथेनम और गैडोलिनियम दोनों ग्रुप 3 हैं। 57 का ग्रुप 3 और 58 से 71 तक एक लैंथेनाइट्स ग्रुप भी 3 होता है। वो अलग बात है, ब्लॉक दोनों का सेम नहीं है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लैंथेनम का D ब्लॉक है और गैडोलिनियम का F ब्लॉक है। सेकेंड में गलती क्या है, कन्फिगरेशन लैंथेनम का गलत है। लैंथेनम का कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल होता है, 6s2 के बाद 4f1 नहीं, इसमें 5fd1 होता है, इसलिए गलत है। 5d1 आना चाहिए था लैंथेनम का कन्फिगरेशन में, और इसमें ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 4f1, तो गलत है लैंथेनम का कन्फिगरेशन। तो केवल फर्स्ट सही हुआ, ग्रुप दोनों का थर्ड है, ब्लॉक लेकिन अलग अलग है। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज लीनियरली मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। तो फार्मूला देखते ही बोल सकते हो, hν - hν0, तो y = mx + -c है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजेज लीनियरली, becomes 4 times of intensity becomes 4 times, तो गलत ही है सेकंड तो, क्योंकि पता है कि इंटेंसिटी पर तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती ही नहीं है, तो गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, becomes double if frequency of light is doubled। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल से ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू डबल कर रहे हो, नेगेटिव वाली चेंज कर नहीं रहे हो। तो ये वैल्यू डबल हो गई, ये उतनी ही रही, तो माइनस करोगे तो जो वैल्यू बचेगी वो डबल से ज्यादा होगी। तो फिक्स है, जब भी हम काइनेटिक, मान लो करने का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स नहीं, काइनेटिक एनर्जी मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगी वो। तो जितना तुम फ्रीक्वेंसी में टाइम्स करोगे उससे ज्यादा टाइम्स चेंज किस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में। डन।